जी ठीक है, हम मनीष जी के पास आते हैं। मनीष जी, आपसे भी यही सवाल है, क्या इस मसले ने बीजेपी को बेनकाब किया, बैकफुट पर किया? और दूसरी बात यह कि राहुल गांधी की जाति पूछना और राहुल गांधी के द्वारा जाति पूछा जाना, क्या दोनों एक ही चीजें हैं? इसको एक तरह से तोला जा सकता है जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा, और सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि जब राहुल को इससे असहजता हो रही है तो पूरे देश से वो जाति पूछने की बात कैसे कह सकते हैं? सीधे इस तरह की बात की जा रही है इसके जवाब में। एक तो मनीष जी अनम्यूट करिए। दो तीन चीजें इसमें जो बहुत पॉलिटिकल है, वो तत्काल चुनाव का भी ये बड़ा असर है। इसको हम लोगों को इस रूप में भी देखना चाहिए कि इस चुनाव में जो ओबीसी के बीच की जो एकता है और वो जो एससी एसटी के बीच की जो एकता है इस चुनाव में, खास करके लोकसभा के इस चुनाव में, तो इस पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि वो जो एंटी जाटव या पिछड़ों में एंटी यादव जो बना ले जाने का जो सफलतापूर्वक प्रयोग बीजेपी कर रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर और जगहों पे, वो किनकी कोशिश थी, उसको इस चुनाव में बहुत झटका लगा है। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये जो आजकल जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं वो बेहद पॉलिटिकल होते हैं। मैंने उसमें आपको अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं होता है कि वो फैसले किसी सत्ता तंत्र का एक जो हिस्सा है जुडिशरी, उसकी तरफ से आ रहा है, बल्कि जो कार्यपालिका है उसके साथ उसका गहरा गठबंधन है। बिहार में जो अभी वहां के हाईकोर्ट ने भी जो आरक्षण को रोका, बढ़े हुए आरक्षण को रोका, उसका कोई खास तर्क नहीं था। और अभी उस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा होगा, वो रोक दिया है। उसको अभी उसने सुनवाई तो स्वीकार कर ली है, लेकिन बरकरार रखा है इसको। अगर हम लोग इसको अगर ध्यान से देखें तो दो चीजें होने वाली है उसमें। पहले वो रोहिणी कमेटी की जो रोहिणी कमीशन जो बनाया था एक बार एनडीए ने 17-18 में, 2017 में, वो ओबीसी के बीच का एक बंटवारा करने का उनका जबरदस्त प्लानिंग था। लेकिन बाद में ओबीसी में ऐसी फोर्सेज भी उनके साथ आ रही थी जिन्हें वो ताकतवर मानते थे ओबीसी के अंदर, और वो बंटवारा होता तो वो ताकतें नाराज हो जाती। लेकिन इस चुनाव के बाद मुझको ये लग रहा है कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी बहुत जल्दी आने वाली है, और जो ओबीसी के अंदर जो ढेर सारा जो बंटवारे का मसला है वो भी बहुत तेजी से सामने आने वाला है। बीजेपी अब इसमें एक दूसरे तरीके से डिवीजन, दलित दलित दायरे में एक डिवीजन कराने का इस कोर्ट के फैसले के माध्यम से करने जा रही है। और दूसरा, रोहिणी कमीशन को लेकर के भी वो आएगी, और ओबीसी के अंदर एक टकराव का एक क्रिएशन जो है उसकी एक मंशा है। इसमें जिसपे संजीव जी जिस बात को कह रहे थे कि इसमें अगर एक चीज पे फोकस हो जाए पूरा विपक्ष, जाति जनगणना वाले सवाल पे विपक्ष अगर फोकस हो जाए और इसको केवल जो है संसद तक सीमित न रखे, इसको केवल कोर्ट तक सीमित न रखे, इसको केवल 9वीं अनुसूची तक सीमित न रखे, इसको लेके जनता के बीच में जाए, क्योंकि वहां पे एकता बढ़ी है। वहां एकता वाली बात सुनने के लिए लोग तैयार हैं। वहां कास्ट सेंसस को लेकर के बहुत संवेदनशीलता बढ़ी है नीचे, और जो तनाव थे आपसी, उस तनाव में बहुत ही कमजोरी आई है। तो अगर इस मसले को लेकर के इसका सीधा जवाब यही हो सकता था कि की चाबी बनने की क्षमता उसमें जो है इस दौर में वो थी। मेरी इसमें चिंता ये है कि विपक्ष इसको अभी भी बिहार में रोक दिए जाने के बाद भी, मैं कल देख रहा था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिए जाने के बाद भी, मैं ये देख रहा हूं कि ये संसद और अदालत के दायरे में ही ये मुद्दा विपक्ष की तरफ से घूम रहा है। इसको लेकर के उनके पास जनता के बीच में जाने का कोई प्लान नहीं, कोई योजना नहीं उसमें इसको लेकर के। मेरी चिंता यहाँ पे है। और अगर इस दिशा में ये नहीं बढ़ा गया तो बीजेपी की एक ग्रैंड प्लानिंग है हिंदी बेल्ट में दलित समाज और एससी समाज के अंदर का एक डिवीजन नए सिरे से खड़ा करना।
वो जो अभी वो अपने नैरेटिव जो खड़ा करते थे एंटी जाटव या एंटी यादव, अब वो लग रहा है उनको कि केवल नैरेटिव से काम नहीं चलेगा, अब आंकड़ों के साथ भी अपने कुछ और इस तरह के बंटवारे के साथ भी अलग से उनको उसको आरक्षण दे करके भी एक डिवीजन कराने का, और उन जातियों को जिनको वो अपने साथ लाना चाहते हैं, जिससे क्या होगा, इसमें एक अराजक स्थिति थोड़े दिन में आने वाली। हर राज्यों में आप देखिएगा अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से खास जातियों को सामने ला करके उनको एक्स्ट्रा आरक्षण देने की कोशिश की जाएगी और उनको दूसरी जातियों से लड़ाने की जबरदस्त कोशिश शुरू होगी। एक पूरा अराजक माहौल आप देखेंगी कि पूरा हिंदी बेल्ट में ही होने जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इस प्रश्न का जवाब हमको लगता है कि अगर इस दिशा में विपक्ष नहीं बढ़ा तो मेरे समझ से वो जो पुराना तनाव है वो और ज्यादा गहरा होकर के और ज्यादा गंभीरता लेकर के दोबारा आ सकता है। और इसलिए ये सारी जिम्मेदारी विपक्ष पे है कि वो इस मसले को कैसे टैकल करता है। और मेरा मानना है कि टैकल करने का एक ही आइडिया है, कास्ट सेंसस को लेकर के बड़े पैमाने पर एक आंदोलन की तरफ, एक बड़े पैमाने पर जनता के बीच में जाने की तरफ विपक्ष को, केवल राहुल गांधी को नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरा हिंदी बेल्ट में जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं कि केवल कांग्रेस से हम उतना उम्मीद हम आज करने लगे हैं, हमको उतना उम्मीद कांग्रेस से नहीं करना चाहिए। हमको ज्यादा जहां होना चाहिए वो जो सामाजिक न्याय की फोर्सेज हैं, जो सोशलिस्ट फोर्सेज हैं, जो लेफ्ट की फोर्सेज हैं, वो तथाकथित जिस ढंग से वो अपने आप को इसके पक्ष में अपने आप को पहले से अपने आप को चैंपियन बताती रही हैं, उनको ज्यादा हमको लगता है कि फोकस करना चाहिए। कांग्रेस को तो करना ही चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये रास्ता है, अब देखना हमको ये है कि इस रास्ते पर कितना बढ़ा जाता है। अभी हमको नहीं दिख रहा, अभी हमको बयानबाजियां दिख रही हैं, 9वीं अनुसूची में डालने की बात दिख रही है। अभी ये कोर्ट का आज फैसला आ गया है, अभी वो अध्ययन कर रहे हैं इसमें बहुत अध्ययन करने लायक बात है नहीं। असल में ये जो फैसला आया है इस पे बहुत कोई अध्ययन की बात नहीं है। इस पे अगर आपकी दृष्टि साफ है तो इस पे स्टैंड लेने का मसला था, लेकिन अभी इस पे कोई स्टैंड लेने की तरफ बढ़ नहीं रहा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इससे अभी मेन स्ट्रीम का किसी ने अभी कोई स्टैंड नहीं लिया है। तो वो अभी क्या होगा और अभी उसमें होगा क्या कब आने वाले में समय में, वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं इस बंटवारे को अगर मैं मान लूंगा, इस डिवीजन को मान लूंगा, तो राजनीतिक रूप से जो नीचे मामला है वो हमारे लिए हो सकता है कि टकराव का मसला बन जाए, वो हमारे लिए राजनीतिक रूप से नुकसान हो जाए। तो द्वंद्व में यहां भी चले गए, पूरा विपक्ष इस मसले पर द्वंद्व में चला गया है कि इस निर्णय को क्या किया जाए, इसको माना जाए, इसको एक्सेप्ट किया जाए, इस पे कुछ और बात बोली जाए। ये अनिर्णय की स्थिति हमको पूरी तरह से दिख रही है। और राजनीति और इस फैसले के बीच का जो अंतर विरोध है, उनके राज्यों की जो राजनीति है, वहां जो कंट्राडिक्शन इसके चलते पैदा होने वाला है, उसका वो क्या जवाब दें, इसका विरोध करते हुए, इस फैसले का विरोध करते हुए, ये उनके सामने एक असमंजस का प्रश्न है। और ये सारा कंफ्यूजन मैं देख रहा हूं। जैसे मनीष जी, एनडीए में समस्या होगी कि रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान का स्टैंड अलग हो जाएगा और जीतन राम मांझी का अलग हो जाएगा जी। तो उसमें वो जी बिल्कुल, लेकिन मेरी इसमें समझ है संजीव जी कि वो अपना स्टैंड, एक बार और अभी मैं बार बोल रहा था इस मसले पर, पिछले मसले पर भी बोल रहा था कि वो अपना स्टैंड अलग कर लेंगे, वो सरकार से बाहर नहीं आएंगे। उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो सरकार के साथ रहते हैं, वो अपना स्टैंड अलग कर लेंगे। अभी हमने कांवर वाले मसले पर भी देखा कि मतलब अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दिया था। जी उससे एनडीए के सामने तो उससे विजय सुब्रमण्यम जी क्या चुनाव है, इन सब चीजों को कैसे देखा जा रहा है उनकी तरफ? जी मनोज जी आते हैं फिर। हाँ मनीष जी को मनीष जी ने अपनी बात पूरी कर ली। जी ठीक है मनीष जी, आपके पास आते हैं और कर्नाटक की बात करते हैं, जहां पे आज से 10-12 साल पहले जो है 2011 के सेंसस के बाद वहां पर जो है जातिगत सर्वे भी हुआ था। उसको लेकर के अभी बुगाहट हुई थी, नवंबर में इसको जो है टेबल करने की बात होने के बाद से बैकवर्ड कमीशन के पास भेजा गया, फरवरी में भी। अब तक इससे ज्यादा का अपडेट नहीं है। तो लिंगायत वोक्कालिंगा दोनों ही को प्रॉब्लम थी इस पे, और नए जो है सर्वे की मांग की जा रही थी। तो अब
और इसमें इसकी भी बात, जो बैकवर्ड कमीशन के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हाँ, प्रोफेशन, जॉब, इन सब को लेकर के उनके पास आंकड़े, उसके आधार पर जो है वो काम करने की बात कर रहे थे, लेकिन फिर आगे जो है इस पे काम नहीं हुआ। और उसके अलावा भी बाकी और राज्यों में जहां कांग्रेस का है, तो अभी इसको लेकर के बहुत स्पष्टता से चीजें जो है वो सामने नहीं आई हैं। और दूसरी बात यह है कि जो इस तरह के जो जाति जनगणना के सवाल को लेकर के या उसकी मांग को लेकर के, तो जब ये नहीं होता है तो क्या कांग्रेस जो है वो मतलब बहुत मजबूत स्थिति में रह जाती है इस मांग को लेकर के भाजपा से? नहीं, देखिए, मैं तो यही बार बार कह रहा हूं कि अब देखिए, वहां जो पॉलिटिकल विल का जो मसला है, और जो एक कह लीजिए कि वैचारिक रूप से एक वास्तविक बदलाव का जो मसला है, या कह लीजिए कि उस विचार का, आप कह लीजिए कि संगठन में फिर एक आप देखती है कि संगठन में भी नीचे से लेकर ऊपर तक जो एक चेंजेज आते हैं, उस विचार की एक जबरदस्त प्रैक्टिस पार्टी और संगठन के अंदर चलाई जाती है, जो उसका एक आप अगर देखिएगा तो वो बहुत मिसमैच कर रहा है, वो जबरदस्त मिसमैच कर रहा है। आपने ध्यान दिया होगा, चुनाव में जब हर भाषण में जाति जनगणना की बात हो रही थी राहुल जी के मंचों से, तब उसी समय जो अन्य सभाएं हुआ करती थी, उनके जो कैंडिडेट हुआ करते थे, उनके जो और जो सांगठनिक नेता हुआ करते थे, वो मंचों पे इस शब्द का नाम तक लेने से परहेज किया करते थे, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, या कहीं भी आपने देखा होगा। कर्नाटक में भी ये सरकार पीछे हट रही है, वो एक स्टैंड लेने से बैक कर रही है उस मसले पर, और वो उसको उलझाने वाली प्रक्रिया है। वो 2011 अगर याद करिए, वो जो जाति जनगणना जो सर्वेक्षण हुआ था, वो 2 दिन तक संसद में, आपने देखा होगा कि वो 2 दिन तक संसद में, पूरी संसद, यहाँ तक कि बीजेपी तक जाति जनगणना के, आम जनगणना के साथ कराने के पक्ष में थी संसद। और बाद में मंत्रिमंडल समूह ने, जो मनमोहन सिंह की मंत्रिमंडल थी, उसमें प्रणव जी की भी बात थी, चिदम्बरम जी की बात थी, उस पूरे ग्रुप ने उसको जाति जनगणना से, आम जनगणना से अलग करके जातिगत सर्वेक्षण में बदल दिया, और उसके लिए वो न ठीक से हो पाया, उस पर 5,000 करोड़ रुपया अलग से खर्च कर दिया, जबकि 1-2 कॉलम से काम जो है उसमें चल जाता, और बेहद अप्रशिक्षित लोगों से वो पूरा सर्वेक्षण करा दिया, और एक बेस दे दिया उसके बाद कि बीजेपी कह सके कि उसमें 9 लाख गड़बड़ियां हैं, मैंने भयानक गड़बड़ियां हैं, जिसको कि सामने लाने लायक की स्थिति नहीं है। मेरा ये कहना है कि अभी तो ये सब टेस्टिंग वाला ही दौर है, ये अभी देखिए, अभी ये टेस्ट करने वाला ही दौर है। ये जनता ने अभी फैसला लिया है, बीजेपी के बनिस्पत, आरएसएस के बनिस्पत जनता ने कमजोर विपक्ष के साथ खड़ा होने का अभी तक फैसला लिया। ये जनता का फैसला। अभी मैं ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष का ये फैसला नहीं है कि वो खुल करके जनता के जो बुनियादी सवाल है इस दौर में, खास करके सामाजिक न्याय का सवाल है और सेकुलरिज्म का जो सवाल है, इन 2 प्रश्नों पे अभी विपक्ष ने कोई फैसला नहीं लिया है। मैं इस पे बहुत गारंटी के साथ बोलना चाहता हूं। जनता ने एक लिया है, जनता ने मानना शुरू किया है, जनता का एक बड़ा हिस्सा है जो ये अभी उम्मीद उसके अंदर एक बधी है कि विपक्ष बदल रहा है, विपक्ष में चेंज हो रहा है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि बार बार ऐसे मोड़ आ रहे हैं जहां वो फिर स्टैंड लेने से बच रहे हैं, फिर वो उससे बैक हो जा रहे हैं, फिर से वो पीछे हट जा रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूं, और बीजेपी जी, लेकिन मनीष जी, ये नहीं लग रहा कि यही एक मसला जो है वो आगे चल के बहुत बड़ा बनने वाला है, चर्न आउट करेगा एक तरह से, जैसे मंथन कहते हैं, और चीजें जो है साफ होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पर स्टैंड चाहिए कितने दिनों तक, मतलब बहुत टाइम तक इस पे चुप्पी जो है वो नहीं रखी जा सकती, चाहे वो भाजपा की तरफ से भी हो, चाहे वो इस तरफ से भी हो, इंडिया गठबंधन या कांग्रेस की तरफ से भी हो, क्योंकि जो एस्पिरेशन है और तमाम चीजें, जैसे आपने जनता की बात की, तो वो है, भले किसी को वोट कर रहे हो, किसी को वोट कर रहे हो, लेकिन एस्पिरेशन और इसको लागू करना या ये होना, ये एक बड़े तबके के अंदर की उनकी अपनी इच्छा या उनकी अपनी वो भी है, और ये वादा भी है, चुनाव जीतने का वादा भी रहा है। जी, मैं यही आपसे कह रहा था कि ये कोई चीज स्थिर नहीं रह सकती है। या तो देखिए, जहां तक जनता का मूड आया है, या तो आगे ले जाएंगे आप, या फिर उसको पीछे जाना है।
और इसमें खतरा है। मैं ये देख रहा हूं कि बीजेपी इन 2 प्रश्नों पे लगातार विपक्ष की परीक्षा ले रही है, पीछा करना जिसको बोलते हैं, वो पीछा कर रही है, और ये कोर्ट के माध्यम से भी कर रही है और अपने तरीके से भी कर रही है। ये जो फैसले आ रहे हैं कोर्ट की तरफ से, ये इस दौर में पॉलिटिकल फैसले हैं, जिसमें विपक्ष के फंसाने का एक ग्रैंड प्लान है। उसमें एक बहुत बड़ा प्लान है। इसमें या तो आप पीछे जाएंगे या आगे जाएंगे, आप इस पर चुप नहीं रह सकते हैं। वो दौर गया। मासेज आज उसकी जो चेतनता है, उसकी जो सचेतनता है, जिसको मैं बोल रहा हूं, वो एक एक बिंदु पे नजर रखे हुए है। उसका लगातार पक्ष पे और विपक्ष पे हर मसले पर उसका अपना एक जबरदस्त नजर है, और उसका परिणाम जो है आने वाले चुनाव में भी वो फिर से दिखेगा। तो मेरा ये कहना है कि ये खतरा है कि समाज में सामाजिक न्याय के खिलाफ जो ताकतें हैं, उन और जो सेकुलरिज्म के खिलाफ जो ताकतें हैं समाज में, उनका वजूद कमजोर जरूर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। और वो इस समय बहुत ज्यादा ताकतवर तरीके से पुनर्वापसी की कोशिश कर रही है। वो अपने तमाम मुद्दों के जरिए, अपने मसलों के जरिए वो पुनर्वापसी की कोशिश कर रही है। इसका तुर्की ब तुर्की जवाब देना होगा विपक्ष को, और वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और ये खतरा उसके पुनर्वापसी का है। ये हमको लगता है कि इस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जी ठीक है। मनीष जी छोटी, बिल्कुल मनीष जी आप इस फैक्टर को कैसे देखते हैं? छोटी सी बात देखिए, वो केंद्र जी मेरे पास वहां टकराव होगा, ये मसला है। तो नीतीश फैक्टर, हाँ, ये वही, अगर नीतीश फैक्टर पे ये होता है तो केंद्र में टकराव जो है वो मतलब संभावनाएं कम होगी, थोड़ी सी लिमिटेड हो जाए। मनीष जी नहीं, नीतीश इतना ही कम से कम कर ले कि वो इस मसले पर स्टैंड ले लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे अंतर्विरोध इस फैसले में दिख रहे हैं। उन फैसलों में जो अंतर्विरोध दिख रहे हैं, उस अंतर्विरोध को ही अगर वो सामने ला दे, उनकी पार्टी ला दे और उस पर अपना एक अलग स्टैंड ले ले, यही अपने आप में पर्याप्त होगा। इससे ज्यादा उनसे उम्मीद करना मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और ये कम से कम कर लें, यह भी उनकी राजनीति के हिसाब से थोड़ा मैच नहीं करता है, क्योंकि वहां इसके बंटवारे में तो वो भी शामिल है। ये जो अति दलित और अति पिछड़ा वाला जो मामला है, इसको लेकर के उनके भी अपने ख्याल बहुत मनीष जी एनडीए के साथ, आपके साथ इंटरवेन कर रहा हूं कि मनीष जी सही कह रहे हैं कि चूंकि वो महादलित का फॉर्मूला यही है और जीतन राम मांझी उसके ये हैं, तो इसमें नहीं ज्यादा मसला फंसेगा, सितंबर में फंसेगा। मनीष जी पूरा करिए जी। तो वो तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो तो कुल मिला के लग रहा है कि वो उसके पक्ष में ही रहेंगे, कुछ इधर उधर बात करके। अब वो देखना होगा जो सितंबर वाला कह रहेगा, उसको देखा जाएगा उसको। लेकिन इसमें तो हमको नहीं लगता कि वो बहुत विरोध में जाएंगे, बहुत ज्यादा कहीं विरोध होगा, ये संभव नहीं है। जी ठीक है विजय जी, बल्कि वो ये कह सकते हैं कि हमने तो अपने यहाँ पहले से ये कर रखा है, ये बोल सकते हैं वो। ठीक है विजय जी, आप कोई आखिरी बात कहना चाह रहे हो एक पंक्ति में? मुझे लगता है बिहार की जनता सामाजिक न्याय के पक्ष में रहेगी, और अच्छा सुलझा हुआ जो जनमानस का जो निर्णय है वो बिहार से ही आएगा, और बिहार के नेताओं को वो मानना पड़ेगा जो बिहार की जनमानस की बात है। चलिए तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ में जो दर्शक यहाँ पर रहे, टिप्पणियां करते रहे। हमने सभी की टिप्पणियां फ्लैश की और कुछ जो है हमने पढ़ी भी, और आप सबका बहुत शुक्रिया। आपकी टिप्पणियों से जो है हमारी बहस को एक दिशा मिलती है और उसमें बहुत जो है वैल्यूबल जो है इजाफा होता है। तो आप हमारे साथ बने रहें, और हम ऐसे ही फिर कल किसी और मसले पर चर्चा करेंगे। जाते जाते अनुरोध है, श्रीकाल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और संभव हो तो हमें आर्थिक सहयोग भी करें। हम कल फिर मिलते हैं किसी और विषय पर। नमस्कार।